हाय एवरीवन। जब आपके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल हो, मुस्कान हो, आपके दिल में जलती हुई एक चिंगारी हो और आपके हाथ में आपकी कॉपी और आपका पेन हो, तो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने में कोई नहीं रोक सकता। भाई साहब, आपका सपना पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, आप मुझे तो जानते ही हैं, मैं हूं विक्रम सिंह और मैं आपको पढ़ाता हूं एनडीए के लिए स्पेशल मैथमेटिक्स। आज की इस क्लास के अंदर हम हमारे चैप्टर, जिसका नाम है अनुक्रम तथा श्रेणी, इंग्लिश में इसको कहते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज, इस चैप्टर को पूरा करने वाले हैं। इस चैप्टर के कुछ हिस्से होंगे, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ऐसे अलग अलग हिस्से बनाए गए हैं। ये इस चैप्टर का पहला हिस्सा है आपका। आप पूरे जोश के साथ इस हिस्से को, पूरे चैप्टर को, पूरे वीडियो को देखें, साथ में अपने नोट्स बनाएं। अगर आप एनडीए, एयरफोर्स, नेवी या किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, इनके अलावा भी किसी डिफेंस एग्जाम्स की तैयारी करते हैं जिसके अंदर ये चैप्टर आता है, तो आप इस क्लास के साथ या इस चैप्टर की सभी क्लासों को देखने के बाद उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं आराम से। ओके, तो आप सभी का जोश बिल्कुल हाई लेवल पर होगा। हम इस क्लास को हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चों को साथ लेकर चलने की पूरी कोशिश करेंगे। आप भी अपनी ओर से पूरा साथ हमें सपोर्ट दीजिएगा। एक एक चीज़ को पहले सुने, समझे, फिर उसे नोट करेंगे। नोट जरूर करना है, इतना याद रखिएगा। मैंने भी आप सभी के लिए आपके नोट्स यहाँ पर बनाए हुए हैं, तो आप इन नोट्सों को भी ले पाएंगे। जहाँ पर आपने कोर्स खरीद रखा है वहाँ पर आपको इसके नोट्स भी मिल जाएंगे इस क्लास के साथ में ही। ठीक है, तो चलिए, चैप्टर का नाम क्या है? अनुक्रम तथा श्रेणी, और इंग्लिश में कहते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज। इस चैप्टर के कुछ हिस्से हैं जो आपको मैं बता देता हूं। इस चैप्टर को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। पहला हिस्सा आपका आता है एपी, दूसरा हिस्सा आपका आता है जीपी और तीसरा हिस्सा आपका आता है एचपी। ये 3 हिस्से हैं। अब ये एपी क्या होता है? एपी को हम हिंदी में कहते हैं समांतर श्रेणी। क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी, और इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम इसको कहते हैं। जीपी को क्या कहते हैं? जीपी को हम कहते हैं गुणोत्तर श्रेणी। क्या कहते हैं भाई साहब? गुणोत्तर श्रेणी। और एचपी को हम यहाँ पर कहते हैं हरात्मक श्रेणी। ये आपके 3 हिस्से हैं इसके। इन तीनों हिस्सों को हम पढ़ने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि आपके सिलेबस के अंदर एचपी का एक बहुत ही कम या शॉर्ट सा हिस्सा दिया है, ज़्यादा कुछ एचपी का नहीं है। आपको एपी और जीपी पर ज़्यादा फोकस रखना है, एचपी नाम मात्र का है, ये ज़्यादा सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो जितना हमारे सिलेबस में एयरफोर्स, नेवी, एनडीए तीनों का मिलाकर, या फिर सबसे ज़्यादा एनडीए का है, तो एनडीए का लेवल हम रखेंगे। एयरफोर्स नेवी वाले भी साथ में यूँ फोड़ देंगे एयरफोर्स नेवी को। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं एपी को। एपी का मतलब समांतर श्रेणी को आप यहाँ पर मेरे साथ पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले अपनी कॉपी के अंदर आप 1 नंबर हेडिंग लगा सकते हैं, समांतर श्रेणी। क्या लगा सकते हैं? समांतर श्रेणी आप यहाँ पर हेडिंग लगा सकते हैं। और इसको इंग्लिश के अंदर क्या कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक PROGRATION, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और हम इसको शॉर्टकट में एपी कहते हैं। और मैं पूरे चैप्टर में आपको एपी कहकर ही इसको बुलाने वाला हूं। तो जहां पर भी एपी मैं कहूं, आप समझ जाइएगा कि समांतर श्रेणी की बात हो रही है। क्लियर है? तो चलिए अब शुरू करते हैं समांतर श्रेणी को। इस चैप्टर के समांतर श्रेणी के मैंने आपको 4 पॉइंट पढ़ाऊंगा, और 4 पॉइंट में ये पूरा चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। मोटे मोटे पॉइंट, जैसे हम सभी चैप्टरों को पॉइंट में डिवाइड करके पढ़ते हैं, वैसे ही इस चैप्टर को भी हम पढ़ने वाले हैं। ओके, तो शुरू करते हैं। जोश को बरकरार रखिए, साथ में नोट जरूर करते जाइएगा। पहला पॉइंट हम यहाँ पर इसी को लेते हैं, समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो देखिए, सबसे पहले बात आती है कि समांतर श्रेणी क्या होती है। समांतर श्रेणी क्या होती है, इसको समझ लेते हैं। समांतर श्रेणी वह श्रेणी जिसके प्रत्येक पद में उसके पूर्व पद से घटाने पर एक निश्चित संख्या, एक कांस्टेंट वैल्यू हमें निकल कर आती है या मिलती है, तो उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। आप यहाँ पर लिख सकते हैं वह श्रेणी। ठीक है, आप यहाँ पर लिख सकते हैं वह श्रेणी जिसके प्रत्येक पद में प्रत्येक पद में पूर्व पद, यानी जो उसके टर्म्स है, जो एवरी टर्म्स है, उसके एवरी टर्म्स में से उसका जो उससे फर्स्ट टर्म है, यानी पहला पद है, यानी उसके पहले वाले पद में
समझ रहे हो? उसके पहले वाले पद में वो पद प्रत्येक, वह श्रेणी जिसके प्रत्येक पद में पूर्व पद, जिसके प्रत्येक पद में, वह श्रेणी जिसके प्रत्येक पद में पूर्व पद घटाने पर, क्या करने पर? घटाने पर, घटाने पर, माइनस करने पर निश्चित संख्या मिलती है, निश्चित संख्या मिलती है। बस ये आपका क्या होता है? एपी होता है। अब मैं वापस थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, समझिएगा। हम बिल्कुल जीरो बेसिक से उठाएंगे और बिल्कुल एडवांस की ओर लेकर जाने वाले हैं। देखिए, वह श्रेणी जिसके प्रत्येक पद में उसका पूर्व पद यानी उससे पहले वाला जो टर्म है, एवरी टर्म, प्रत्येक पद में पहले वाला पद घटाने पर आपको एक निश्चित संख्या, एक फिक्स्ड वैल्यू आपको मिलती है, एक फिक्स्ड नंबर आपको मिलता है, तो वह श्रेणी आपकी क्या होती है? समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी होता है। क्लियर है? चलिए, यहां तक आप सभी को समझ में आ गया? ठीक है, एक फिक्स वैल्यू मिलती है, ठीक है, उसका अंतर जो होता है घटाने पर एक निश्चित संख्या मिलती है, और घटाने के बाद आपको जो वैल्यू मिलती है, ठीक है, घटाने पर आपको जो वैल्यू मिलती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं सार्व अंतर। क्या कहते हैं? सार्व अंतर। इसे हम डी से नोट करने वाले हैं। आप इसको नोट करें या फिर आपको जो पीडीएफ दी है आप उससे नोट कर सकते हैं, समझ रहे हो? आप उससे भी नोट कर सकते हो। तो यहां पर मैं चीजों को समझाऊंगा बस। ओके, चलिए, इसको हम क्या कहते हैं? सार्व अंतर कहते हैं। डेफिनेशन आपकी क्लियर है? तो अब मैं डेफिनेशन को यहां से हटा रहा हूं, क्योंकि हम बस काम की चीजों पर ज्यादा फोकस रखेंगे, घास फूस पर ज्यादा ध्यान हम नहीं देने वाले हैं। पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है, पहला पॉइंट आप सभी को यहां पर याद रखना है, देखिए, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी इसका मतलब क्या है? एपी का व्यापक रूप का आपसे पूछ रहा है, व्यापक रूप, और इंग्लिश वाले लिख सकते हैं जनरल फॉर्म। इसकी जनरल फॉर्म क्या होगी? समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का व्यापक रूप क्या होता है? जनरल फॉर्म क्या होती है? सभी का एक जनरल फॉर्म होता है, तो वो जनरल फॉर्म क्या होती है इसकी, वो आप यहां पर नोट कर सकते हैं। क्या होता है? ये होगी आपकी a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, और ऐसे चलती जाएगी, चलती जाएगी। अंतिम पद होगा a प्लस n-1 इंटू डी। ये समांतर श्रेणी का व्यापक रूप होता है, इसका जनरल फॉर्म होता है। जिसको ये खेल समझ में आ जाएगा उसको सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्लियर है? अब मैं आप सभी से ही पूछता हूं, मुझे बताइएगा इसका प्रथम पद क्या है? इस समांतर श्रेणी का आप प्रथम पद मुझे बताइए। इसका प्रथम, फर्स्ट टर्म क्या है? क्या है आपका? ए है। मैं आपसे यहां पर पूछूं इसका द्वितीय पद क्या है? इसका सेकंड टर्म क्या है? तो ये ए प्लस डी हो गया, पहला पद, दूसरा पद। मैं आपसे पूछता हूं इसका तीसरा पद क्या है भाई साहब? तो ए प्लस 2d आप यहां पर लिखने वाले हैं। बिल्कुल सही है, आपने गलत नहीं कहा। अभी आपने डेफिनेशन में लिखा था कि प्रत्येक पद को उससे पहले वाले पद से घटाने पर, ठीक है, प्रत्येक पद को उसके पहले वाले पद से घटाने पर एक निश्चित संख्या प्राप्त होती है। मैं यहां पर दूसरे पद में पहला पद घटा रहा हूं, यानी t2 माइनस t1 मैं कर रहा हूं। टर्म 2 में टर्म फर्स्ट हम घटा रहे हैं, तो आप यहां पर क्या लिख सकते हैं? हम यहां पर लिखेंगे a प्लस डी माइनस ए। जब दूसरे पद में पहला पद घटाया तो क्या मिला भाई साहब? आपको मिला यहां से d। जब तीसरे पद में दूसरा पद घटाते हैं a प्लस 2d माइनस दूसरा पद करेंगे तो माइनस a माइनस डी बराबर क्या आ गया? d आ गया। आपको जो निश्चित वैल्यू मिल रही है उसका मान d है, और d आपका सार्व अंतर होता है। ओके, इसे हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस। ओके, सो डी आपका कॉमन डिफरेंस है। चलिए, मैं एक बार वापस इस चीज को थोड़ा सा दोहरा देता हूं। देखिए, चैप्टर का नाम है आपका अनुक्रम तथा श्रेणी, जिसे हम अनुक्रम तथा श्रेणी, जिसे सीक्वेंस एंड सीरीज कहते हैं। इसका पहला पॉइंट है आपका, क्या है? समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सबसे पहली बात याद रखनी है कि समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, जनरल फॉर्म क्या होती है? तो इसका जनरल फॉर्म होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, जस्ट ए प्लस n-1 इंटू डी होता है। इतना आपने याद कर लिया, नोट कर लिया, बस बहुत है। अब इसके बाद हम चीज़ों को समझते हैं।
ओके इसके बाद की चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, लेकिन आपको हर एक पॉइंट पता होना चाहिए कि कौन सा पॉइंट आपका क्या है। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप जनरल फॉर्म आप यहाँ पर पढ़ चुके हैं, ठीक है, मैं हेडिंग नहीं मिटाऊंगा। क्लियर, आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं समांतर श्रेणी का एनवा पद, ठीक है। दूसरा पॉइंट आप यहाँ पर लिख सकते हैं, एपी का एनवा पद क्या होता है। एपी यानी समांतर श्रेणी का एनवा पद क्या होता है। तो इसके एनवे पद को हम लिखेंगे एन या फिर आप टीएन, ठीक है। मैं पूरे में यहाँ पर एन ही लिखने वाला हूँ, आपकी मर्जी है, आप एन लिख सकते हैं या टीएन यानी टर्म एन लिख सकते हैं, आपको जो बेस्ट लगे वो लिख लीजिएगा। मैं यहाँ पर एन लिखूंगा, तो एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये आपका होता है समांतर श्रेणी का यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एनवा पद, ठीक है। ये एनवा पद होता है आपका। अगर आपको कभी भी एक श्रेणी देकर पूछे कि इसका ये वाला पद बताइए, 20वां पद, 50वां पद, 100वां पद, तो आप इस सूत्र की मदद से उसे निकालने वाले हैं। आगे बात करते हैं, यहीं पर मैं एक छोटा सा स्टार लगा रहा हूं आपके लिए। आपको कभी दे दे यदि एपी का अंतिम पद, कौन सा पद भाई साहब, अंतिम पद यानी लास्ट टर्म एल हो, तब अगर आपको सवाल में कभी अंतिम पद दिया गया है तो समांतर श्रेणी का अंतिम पद एल होने पर उसका क्या होगा, एल बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी हो जाता है। ये आपकी सूत्र बन जाएगा, यानी अब की बार एनवा पद क्या है, अंतिम पद है आपका, एल बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये सूत्र आपको समझ में आ गया होगा। आपने 6th 7th 8th 9th 10th सभी में ये सूत्र पढ़े हैं भाई साहब, ये 10th क्लास में भी चलता है, यही चैप्टर है। एनवा पद निकालने का बहुत सवाल है, वहाँ पर आपने बहुत निकाले होंगे। ओके तो उम्मीद है कि ये आपने कर लिया, समझ लिया होगा। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, समांतर श्रेणी का एनवा पद, ठीक है। अब बात करते हैं हम आगे चीज़ों की बात करते हैं। तो मैं ज़रा इसको साफ कर रहा हूँ यहाँ से, क्योंकि जगह के हिसाब से हम इन चीज़ों को यूज करेंगे। चलिए अब बात करते हैं, समांतर श्रेणी का एनवा पद आपने समझ लिया है, ठीक है। तो अब बात करते हैं समांतर श्रेणी के एन पदों का योगफल क्या होगा। समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के एन जो टर्म्स हैं उनका सम क्या होगा, उनका योगफल क्या होगा, अब हम वो पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो एपी के अगला जो एरो है आपका, एपी के एन पदों का योगफल, एपी के एन पदों का योगफल, और इंग्लिश वाले यहां पर लिख सकते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस एंथ टर्म्स सम, ओके, यानी एन टर्म्स का उसका सम पूछ रहा है आपसे, उसका योग क्या होगा, एडिशन क्या होगा, ऐड क्या होगा, ओके। क्या होता है इसका सूत्र, इसको हम लिखते हैं एस एन से, एन मतलब एन पद और एस यानी सम ऑफ एन टर्म्स, ठीक है। क्या होगा, ये होगा एन अपॉन 2 कोष्टक 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये आपका सूत्र होगा। समांतर श्रेणी के एन पदों का योगफल का आपका ये सूत्र होगा, एन बटे 2 गुणा 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होगा। अब यहाँ पर भी एक छोटी सी दिक्कत है भाई साहब, वो क्या है, मैं यहाँ पर स्टार लगा रहा हूँ, यदि वापस लिख रहा हूँ, यदि अंतिम पद, कौन सा पद, यदि अंतिम पद आपका एल हो तब, यदि लास्ट टर्म आपका एल हो तब क्या होगा। सवाल में कई बार हमें अंतिम पद लास्ट टर्म दिया गया मिलेगा भाई, तब आप क्या करोगे, तब योगफल कैसे निकालोगे। तो अब आप सभी मुझे बताइए, अभी आपने यहां पर लिखा था, क्या लिखा था मुझे बताओ, L बराबर क्या होता है, अभी मैंने समझाया था, L बराबर क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, आपको पता है, क्लियर है, बिल्कुल पता है साहब। तो देखो Sn बराबर क्या लिखा हुआ है, Sn बराबर n बटे 2 कोष्टक 2a, क्या मैं इस 2a को a प्लस a लिख दूं, प्लस आगे प्लस n माइनस वन इंटू डी, ऐसे कैसे लिख दिया। तो देखो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसका मान क्या है, l है। तो आप यहां पर क्या लिख सकते हो, n बटे 2 कोष्टक a प्लस l आपका सूत्र हो जाएगा।
यदि आपको कभी भी सवाल के अंदर समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी का एल अंतिम पद यानी लास्ट टर्म आपको दिया गया है और आपसे कह रहा है कि उसके n पदों का सम निकालिए, एडिशन निकालिए, योगफल निकालिए, तो आप क्या करेंगे वहां पर? आप Sn बराबर n/2 कोष्टक a प्लस l कर दीजिए और आपका यहां पर उत्तर निकल कर आ जाएगा। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। वीडियो को डाउनलोड तो शायद ऐप पर अभी नहीं सर्विस है, लेकिन जल्दी ही करवा देंगे इसको भी, तो आप इसको नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। और जितना अच्छी क्वालिटी पर आप वीडियो को देखेंगे उतना आपको बेटर सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ओके, तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब मैं आप सभी को कुछ सवाल भी करवाने वाला हूँ। क्या करवाने वाला हूँ? कुछ सवाल आप सभी को मैं करवाऊँगा, जिससे आपका जो जोश है, जो मोटिवेशन है, वो और भी बढ़ जाएगा। जब थ्योरी पढ़ने के बाद कुछ एग्जाम्पल हो जाएं तो फिर क्या बात है, मज़े बल्ले बल्ले हो जाती है ना। तो वैसे ही जब सवाल करोगे और सवालों के बाद जब PYQS करोगे तो आपके खून में लहर दौड़ उठेगी मोटिवेशन की, आपके ड्रीम को पूरा करने की। ओके एवरीवन, तो चलिए नोट कर लिया होगा आपने। अब मैं इनको यहाँ से साफ कर रहा हूँ। आप सभी के नोट्स पूरे जरूर होने चाहिए। अगर आप क्लासेस देख रहे हो तो नोट्स हमेशा हमेशा जरूर बनाना मेरे भाई। अब मैं आप सभी के लिए सवाल लिखता हूं, कुछ जो सवाल आपको यहाँ पर बनाने हैं, जो सवाल आपको यहाँ पर करने हैं, और मैं भी आपको वो सवाल करवाने वाला हूं। ठीक है, तो अपनी कॉपी पेन, रफ कॉपी उठाइए और पेन को उठाइए, तो सवालों को हम नोट करते हैं। पहला सवाल आप सबके सामने, 1 से 100 तक के पदों का योगफल आपसे कह रहा है। 1 से 100 तक के पदों का योगफल, 100 तक के पदों का योगफल। ठीक है, 1 to 100th टर्म्स सम। ओके, व्हाट इज द सम ऑफ 1 to 100th नंबर्स, यानी 1 से लेकर 100 तक के नंबर्स का सम क्या होगा आपको बताना है। चलिए शुरू करते हैं। सॉल्यूशन देखिए, यहां पर प्यारा सा सॉल्यूशन है। पहला पद क्या है आपका? a बराबर 1 है। आपको 100 पदों तक का योगफल निकालना है। 100 क्या है आपका? अंतिम पद है, लास्ट पद है मेरे भाई। क्या है आपका? यहां पर l बराबर क्या है आपका? 100 है। आप ये लिख सकते हो, लेकिन 100 आप, चलो इसको भी आप छोड़िए। देखो, सवाल को करने के, हर सवाल को करने के कई तरीके होते हैं। निर्भर करता है कि आपको कौन सा तरीका पसंद है, आप कौन से तरीके से करते हो। तो यहां पर पहला पद a है, 100 तक के पदों का योगफल निकालिए। ठीक है, 1 से 100 सवाल, हाँ 100 तक के पदों का, 100 तक के पदों, तो 1 से लेकर 100 तक गिनती में कितने पद हो गए? 100। तो n बराबर 100 आ गया। निकालना है योगफल, तो योगफल बताइए। योगफल का सूत्र Sn बराबर n/2 कोष्टक 2n प्लस 2a प्लस n-1 इंटू d आपका यहां पर सूत्र होता है। इस सूत्र में वैल्यू रख दीजिए। S100 पदों का योगफल 100/2 कोष्टक 2 गुणा a का मान 1 प्लस 100 में से 1 जाएगा तो 99, कितना आ जाएगा? 99 गुणा d का मान कितना है? डी का मान कितना आएगा भाई साहब? गिनती लिखो, 1 2 3 4 5 और कहाँ तक? 100 तक। 2 में से 1 घटाया 1, 3 में से 2 घटाया 1, तो डी का मान कितना है? 1 है। ओके, तो यहाँ पर आपका हो गया 100 में भाग दिया 2 का, तो कितना आया? 50 गुणा, इसको जब किया तो 2 + 99 101। 101 को 50 से गुणा कर लेना, आपका यहाँ पर उत्तर आ जाएगा। ठीक है, उत्तर आप ही को निकालना है, मैं उत्तर नहीं निकालूंगा। दूसरा तरीका बताता हूं। दूसरा तरीका, आपको a बराबर 1 दिया गया है, साथ में 100 तक के पदों का योगफल। आपका 100 क्या है? अंतिम पद है, यानी l बराबर क्या है आपका? 100 है। ओके, तो Sn बराबर क्या होता है जब अंतिम पद दिया हो? n/2 कोष्टक a प्लस l होता है। तो n/2 100/2 50 गुणा a प्लस l, 1 प्लस और l का मान 100, तो 100 और 1 101, वापस वही आ जाएगा।
किसी भी तरीके से करो सवाल को, उत्तर कभी भी नहीं बदलता है। बस आपको वह तरीका, वह रास्ता चुनना है जो जिस पे आपको चलना आसान लगे। किसी को ये तरीका आसान लगेगा, किसी को ये आसान लगेगा, और वह तरीका ही चुनना भाई जिसमें कम टाइम आपका लगता हो। ज़रूरी है टाइम बचाना, ठीक है। तो चलिए, आप ये सवाल समझ गए। अब एक सवाल और कर लेते हैं जिससे थोड़ा सा और सीखने को मिले कि हमें फॉर्मूले कैसे और कहाँ पर अप्लाई करने हैं, ताकि जिससे हमें चीज़ें और भी बेहतर और आसान बना सके या आसान हमारे लिए हो सके। क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सवाल और आप सबके लिए मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ। सवाल को ध्यान से सुनेंगे आप सभी। सवाल है आपके लिए, सवाल है -10, -8, -6 के आपको बताना है 10 पदों का योगफल, के 10 पदों का योगफल, के 10 पदों का योगफल क्या होगा, आपको ये बताना है। ये आपको एपी दी गई है। क्या दी गई है? एपी के, एपी 10 पदों का, 10 टर्म्स सम आपको बताना है भाई। इंग्लिश वाले देखिए, हम हिंदी मीडियम में ज़्यादा पढ़ाते हैं, इसलिए इंग्लिश मीडियम में हमने बहुत कम पढ़ाया, तो हम भी कोशिश कर रहे हैं कि हम आपको और भी बेहतर कुछ समझा सके। आप भी थोड़ी कोशिश करेंगे तो साथ मिलकर हम बहुत जल्दी ही आपके सपने को पूरा कर सकते हैं। तो आप भी साथ थोड़ी कोशिश कीजिए। चलिए, 10th टर्म्स सम, आपको 10 टर्म्स का आपको सम निकालना है। चलिए, सबसे पहले आपका a बराबर क्या है? -10 है। चलिए, d बराबर क्या होता है? d बराबर यानी d का मान क्या है? d कॉमन डिफरेंस, सार्व अंतर। कैसे निकालते हैं? देखिए, हम निकालते हैं a2 - a1। दूसरे पद में पहला पद घटाकर हम सार्व अंतर निकालते हैं। हमेशा याद रखिएगा कि d बराबर सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म निकाल कर। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। सेकंड टर्म क्या है आपका? -8 है। -8 माइनस फर्स्ट टर्म क्या है? -10। तो माइनस माइनस प्लस, और ये 10 10 कितना आ गया? यहां पर आ गया आपका 2। तो d का मान 2 आ गया। कितने पदों का योगफल? n बराबर 10 है। सूत्र क्या होता है? फॉर्मूला बोलो। Sn = n/2 कोष्टक 2a + n-1 × d। इस फॉर्मूले के अंदर आप अपनी वैल्यू को पुट कर दीजिए और आंसर आपके सामने होगा। सो प्लीज पुट द वैल्यू। यहां पर पुट करते हैं S10 बराबर 10/2 कोष्टक 10 पदों का योगफल ही तो है, तो S10 बराबर 10/2, n की जगह 10 आ गया, प्लस 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू -10 प्लस n-1, n का मान 10, 10 में 1 घटाओगे तो 9 आएगा, यानी 9 आएगा। 9 गुणा d की वैल्यू 2 है, तो ये 2 रख दिया। चलिए आगे सोल्व आउट करते हैं। सो S10 = 10 में 2 का भाग दिया 5 गुणा 2 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 10 नहीं -10 से, तो कितना? -20 आएगा। बोलो -20 प्लस 9 को 2 से गुणा किया तो 18 है। तो आगे कितना आ गया? 5 गुणा -20 और प्लस के 18 को जब जोड़ोगे तो -2 आएगा। तो 5 को -2 से गुणा किया तो -10 आपका यहां पर योगफल आ गया। इस सवाल का जवाब आपका -2 होगा। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा, आपको इस सवाल से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, मुझे पूरी उम्मीद है यहाँ पर। हाँ भाई, तो चलिए आप मुझे अब जल्दी से फटाफट बता दीजिए क्या आपको ये सीखने को मिला, समझ में आया सारी चीज़ें? अगर आई हैं तो बस आप जितना ज़्यादा देखिए, अगर एक सही चीज़, अगर एक सही वैल्यू सही लोगों तक पहुँचे तो वो चीज़ बहुत, मतलब उस चीज़ उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। अगर हमारी क्लास की आपको ज़रूरत है और जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है, मान लीजिए आपका मैथ वीक है, आपको मैथ के टीचर की ज़रूरत है या मैथ की क्लासेस की ज़रूरत है, और आपको एक बेहतरीन, आपको जैसी चाहिए वैसा टीचर, वैसी क्लास आपको मिल जाती है, तो आप उसकी वैल्यू समझेंगे। समझ रहे हो? वो कहते हैं ना कि खाने की यानी रोटी की जो अहमियत होती है वो एक भूखे को समझ में आती है, भूखे व्यक्ति को समझ में आती है। पानी की वैल्यू तब समझ आती है जब हमें प्यास लगी होती है और पानी नहीं मिलता। तो वही बात है मेरे भाई कि अगर इस क्लास की आपको वैल्यू लग रही है और आपको लगता है कि आपके किसी दोस्त, किसी फ्रेंड, किसी रिलेटिव को ज़रूरत है इसकी, तो आप उसे शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं कि भाई मैं यहाँ से पढ़ता हूँ, तू ट्राई कर सकता है, चेक कर सकता है। ये आपके लिए है।
चलिए, तो अभी यहां तक आपका क्लियर है। एपी में मैंने कुछ पॉइंट आपको पढ़ाए कि समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। सेकंड, इसका जनरल फॉर्म व्यापक रूप क्या होता है। इसके अलावा एपी का एनवा पद यानी nth टर्म क्या होता है आपका, अगर अंतिम पद एल दिया हो तब क्या होता है। समांतर श्रेणी एपी का यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एन पदों का सम यानी एडिशन क्या होता है। ओके, अंतिम पद हो तब क्या होता है। ये छोटी छोटी चीज़ें आपने सीखी हैं अभी तक, और अब हम इनसे आगे की बात करते हैं। ठीक है, यानी आपको समांतर श्रेणी देकर आपसे एनवा पद या योगफल आपसे पूछ सकता है, लेकिन सवाल जरूरी थोड़ी है कि सवाल ऐसा ही होगा। सवाल तो उल्टा भी हो सकता है। उल्टा कैसे हो सकता है भैया? भाई साहब, उल्टा सवाल ऐसे हो सकता है, आपको समांतर श्रेणी के एन पदों का योगफल दे दे और आपसे पूछे कि इसका सार्व अंतर बताओ, इसका एनवा पद बताओ क्या होगा। तो यही चीज अब आपको समझनी है यहां पर। ठीक है, तो चलिए यहां पर अगला जो हमारा पॉइंट है, यदि समझिएगा, यदि एपी के एन पदों का योगफल, यदि एपी के एन पदों का योगफल, क्या एपी के एन पदों का योगफल एस एन हो तब, इंग्लिश वाले समझेंगे, इफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस एंड टर्म्स एडिशन इज एन एस एन, अगर समांतर श्रेणी एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के एन टर्म्स का जो एडिशन है, जो सम है, वो एस एन अगर आपको क्वेश्चन में दिया गया हो तब आपसे क्या क्या पूछ सकता है। आपसे पूछ सकता है डी। डी क्या होता है आपका? सार्व अंतर यानी कॉमन डिफरेंस होता है। क्या होता है? कॉमन डिफरेंस, सार्व अंतर होता है। और ये कैसे निकालते हैं, ये कैसे निकालोगे, ये कैसे निकालोगे, इसका सूत्र मैं आप सभी को अभी बताने वाला हूं। दूसरा आपसे यहां पर पूछ सकता है एन, एनवा पद क्या पूछ सकता है? ए एन। ए एन क्या लिखा था आपने? एनवा पद, nth टर्म आपसे पूछ सकता है। एनवा पद आपसे यहां पर पूछ सकता है। ओके, एनवा पद आपसे पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले बात, सार्व अंतर यानी डी कॉमन डिफरेंस कैसे निकालोगे जब एस एन बराबर दिया गया हो तब। इसका सूत्र होता है S2 माइनस क्या होगा? 2S1, ये आपका सूत्र होगा। बोलो क्या होगा? S2 माइनस 2S1 आपका सूत्र होगा। जो SN दिया है इसमें पहले n बराबर 2 रखो इसके अंदर और सोल्व कर लो क्या है वैल्यू, फिर n बराबर 1 रखो, वो वैल्यू लगाओ और फिर इन दोनों को हल कर लेना। अभी सवाल करवाऊंगा तब और अच्छे से समझ में आएगा। एनवा पद, nth टर्म क्या होगा? ये आपका होगा Sn माइनस Sn माइनस 1। nवे पद में n माइनस 1वें पदों का योगफल घटा दो, यानी n पदों का योगफल है, उसके अंदर से n माइनस 1 पदों का योगफल घटा दो, तो आपका क्या आ जाएगा? nवा पद आपका निकल कर आ जाएगा। समझ में आया मेरी बात? एक एग्जाम्पल बताता हूं। मान के चलिए मैंने आपको 1 से लेकर 100 तक की गिनती लिखी है। ठीक है, मैंने आपसे कहा कि 100 पदों का योगफल, इनके 100 पदों का योगफल कितना है? कितना है? 50, 5050 है। ठीक है, मुझे नहीं पता ये है क्या, और शायद यही हो सकता है। 5050 है। ठीक है भाई साहब, मुझे बताओ इसमें कुल पद कितने होंगे? आपको नहीं पता कि ये दिया है, आपसे कहा है कि ये है, तो आप क्या करोगे? उसमें से उसके पिछले पद को घटा दो, यानी 100 में से 99 घटाओगे तो कितना आएगा? 1 आएगा, है ना? नहीं, ऐसे नहीं करना, अभी सवाल से समझ में आएगा। ठीक है, उसके योगफल में घटाना है। 100 पदों का योगफल 5050 होगा। ठीक है, ठीक, हाँ 5050 होगा। 99 पदों का योगफल क्या होगा? तो 100 पदों के योगफल 5050 में 99 पदों का योगफल जो है आपका, उसको घटा दो, 4950 को घटा दो, तो कितना आएगा? 100, और 100 आपका एनवा पद होगा। क्लियर? तो आप सबसे पहले इसे नोट करें। यदि समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के n टर्म्स का योग यानी सम आपको एडिशन n Sn दिया गया हो, तब आप d सार्व अंतर कैसे निकालेंगे? S2 माइनस 2S1 एंड an यानी n टर्म कैसे निकालेंगे? Sn माइनस Sn माइनस 1।
ओके। इंग्लिश मीडियम के लिए मैं अलग से नोट्स बना रहा हूं, तो वो भी आपको जल्दी मिल जाएंगे। तो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के नोट्स अलग अलग रहेंगे। क्लास में हम मोस्टली हिंदी में ही लिखते हैं भाई साहब, क्योंकि दो ये डिजिटल बोर्ड तो है नहीं यार जो पहले टाइप करके PDF तब बना के उस हिसाब से करें। अब लिखना पढ़ाना हमारे ही हाथ में है सब कुछ, तो इसलिए मैं ज़्यादा हिंदी लिखता हूँ, लेकिन बोलता हूँ वहाँ आप समझ जाते हैं। तो आप उन चीज़ों को थोड़े से खुद भी आप मेहनत करते रहिएगा। ओके, चलिए अब हम यहाँ पर एक सवाल करेंगे। क्या करेंगे? एक सवाल हम बनाने वाले हैं। क्या बनाने वाले हैं बोलिए? एक सवाल हम बनाएंगे और ये सवाल आपको बताएगा कि ये तरीका, यानी ये आपने जो फॉर्मूला लिखा है ये कैसे आपको अप्लाई करना है। तो चलिए आप जरा सवाल को यहाँ पर लिखिएगा। सवाल है आपके लिए AP के n पदों का योगफल। सवाल है आपके लिए AP के n पदों का योगफल, n पदों का योगफल Sn बराबर 1/3 कोष्टक n स्क्वायर प्लस 2n है। तब आपको दिया गया है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस यानी AP के n टर्म्स का जो सम है, जो एडिशन है Sn इज इक्वल ये है, ये आपको दिया गया है। देन यानी तब आपको बताना है कि D बराबर क्या होगा एंड आपका An बराबर क्या होगा, यानी सार्व अंतर क्या होगा एंड इसका आपको nवा पद क्या होगा। ये दोनों चीज़ें आपको यहाँ पर निकाल कर बतानी है। जो समझते हैं चलिए इस चीज़ को कैसे निकालेंगे। देखिए हमने अभी थोड़ी देर पहले सूत्र लिखा था, अगर n पदों का योगफल Sn आपको दिया गया हो, n टर्म्स का जो एडिशन है वो आपको दिया गया हो, तब आपका D बराबर क्या होता है? S2 माइनस 2S1। ठीक है भाई साहब, यही होता है। इस सूत्र में अप्लाई करने के लिए आपके पास S2 और S1 होना चाहिए, लेकिन आपके पास क्या है? Sn बराबर 1/3 कोष्टक n स्क्वायर प्लस 2n आपको दिया गया है। यहाँ पर क्या दिया गया है? 2n आपको यहाँ पर ये पूरा फॉर्मूला दिया गया है। तो भाई साहब इसके अंदर पहले S1 निकाल लो, फिर S2 निकाल लो। S1 जहाँ जहाँ n है वहाँ 1 रखो, तो S1 1/3 कोष्टक 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 गुणा 1 2, तो कितना आ गया? 1/3 गुणा 3 बराबर 1 आ गया। S1 का मान 1 है। S2 बराबर 1/3 कोष्टक n स्क्वायर इन 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 गुणा 2 4, तो 4 और 4 आ गया 8, 8/3 आ गया S2। सॉरी ये आपका S1, ये S2 बराबर कितना आ गया? 8/3। समझ में आया? तो अब इस वाले फॉर्मूले के अंदर रखो इसका मान। S2 का मान कितना है? 8/3 है, माइनस 2 गुणा S1 का मान कितना? 1 है, 1 रखा, तो यहाँ पर आपका आ गया 8 में से 3 दूनी 6, इधर गुणा करोगे 3 दूनी 6 या लघुत्तम ले लो, तो लघुत्तम आपका यहाँ पर आ गया 3 और 8 में से 6 गया तो 2, 2/3 आपके इस सवाल का उत्तर होगा। यानी D का मान कितना होगा? 2/3 आपका निकल कर आया है। पूरा सॉल्यूशन मैंने प्यारा सा समझाया है। इसके अलावा अब बात करते हैं। देखिए इसके अलावा ये पहला हो गया आपका, लेकिन जब सेकंड की हम बात करते हैं, यानी आप An का मान कैसे निकालेंगे? An के लिए भी मैंने सूत्र बताया था ना, क्या बताया था जरा बोलो? क्या? Sn माइनस 1 ये था, बिल्कुल यही था। आपके पास Sn ये रहा, ठीक। आप मुझे बताइए यहाँ पर Sn-1 क्या होगा? जहाँ जहाँ n है वहाँ पर n-1 रख दीजिए, तो Sn-1 भी आपका निकल कर आ जाएगा। तो हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। Sn-1 बराबर 1/3 कोष्टक n की जगह क्या रखेंगे? n-1 का होल स्क्वायर प्लस 2n-1 आप रखेंगे। क्लियर? सोल्व करते हैं आगे। 1/3 कोष्टक n-1 का होल स्क्वायर ओपन करो, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, इसको अंदर गुणा किया तो प्लस का 2n माइनस का 2। ठीक है, यहां तक आपका ये सोल्व हो चुका है। देखो भाई साहब, 2n प्लस का 2n माइनस का कट गया, 1 प्लस का 2 माइनस का क्या बचेगा आपका? 1/3 कोष्टक n स्क्वायर माइनस का 1, ये आपका बच गया। तो अब आपको क्या निकालना है? आपको यहां पर निकालना है Sn माइनस Sn-1। Sn का मान क्या है? ये रहा 1/3 कोष्टक n स्क्वायर प्लस का 2n।
ठीक है, इसमें से आपको घटाना है -1/3 कोष्टक n स्क्वायर प्लस का 1। 1/3 दोनों में कॉमन ले लो। जब आप 1/3 दोनों में यहां पर कॉमन ले लेते हो तो आपका अंदर बचेगा n स्क्वायर प्लस 2n प्लस n स्क्वायर, आगे है आपका प्लस 1, सॉरी ये आपका बचेगा 1/3 कॉमन लेने पर क्या बचेगा, देखो भाई n स्क्वायर प्लस का 2n माइनस का n स्क्वायर, क्योंकि माइनस जो था वो अंदर भी गुणा होगा, तो -n स्क्वायर -1, n स्क्वायर से n स्क्वायर कट गया, तो 1/3 कोष्टक 2n माइनस का 1, ये आपका होगा nवा पद। चलिए एक बार इधर भी देख लीजिए, ये आपका होगा nवा पद। मैंने चीज़ों को थोड़ा समझाने की कोशिश की है, बट फिर भी भाई साहब गणित है और बोर्ड की साइज बहुत बड़ी है, लेकिन कैमरे के सामने थोड़ी छोटी रह जाती है। समझ रहे हो मेरी बातों को? तो आप चीज़ों को समझ सकते हैं। वापस मैं एक एक स्टेप आपके सामने यहाँ पर रिवाइज कर रहा हूँ, आप स्टेप्स को समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए थोड़ा सा मैं थोड़ा पानी ले लेता हूँ। जब कभी भी कोई चीज़ आपके ऊपर से जाने लगे, समझ में ना आए कि क्या हो रहा है, तो थोड़ा सा रेस्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि रेस्ट करने से दिमाग आपका, ये जो ब्रेन जो मशीन है आपका कंप्यूटर भाई साहब, थोड़ा शांत हो जाएगा। वरना अगर ज़्यादा गर्म हो जाए मशीन, जब ज़्यादा गर्म होती है तो भाई फॉल्ट हो जाते, कोई वायर जल जाता है, धुआं उठने लगता है, तो इस मशीन को भी थोड़ा शांति देना ज़रूरी है। ओके चलिए समझते हैं। देखिए सवाल था आपके लिए AP यानी समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के n टर्म्स का जो एडिशन है, जो योगफल है, वो आपको Sn = 1/3 इंटू n स्क्वायर प्लस 2n दिया गया है। एंड आपसे वहाँ पर पूछा गया है कि d की वैल्यू क्या होगी, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, एंड an यानी nवा टर्म क्या होगा, आपका nवा पद क्या होगा। ठीक है, मैंने अभी जस्ट आपको पिछले पॉइंट में समझाया था कि अगर आपको सवाल के अंदर n टर्म्स का एडिशन या योगफल दिया गया हो, तब आपका जो d है, कॉमन डिफरेंसेस सार व अंतर है, वो क्या होता है, S2 - 2S1। ठीक है भाई साहब, सवाल में आपको दिया है Sn का मान, इस Sn के मान से आप S1 और S2 निकाल लीजिए। जहां n वह वहां n बराबर 1 रखेंगे तो Sn आ जाएगा, और जहां n बराबर 2 रखेंगे वहां S2 आ जाएगा। S1 का मान आया 1 और S2 का मान है 8/3। तो अब सूत्र में मान रखते हैं, S2 का मान 8/3 माइनस 2 की जगह 2 गुना S1 का मान 1, सोल्व करने पर 2/3 आ गया। पहला सवाल क्लियर। अब दूसरे की बात करते हैं। दूसरा सवाल में पूछ रहा है कि an यानी nवा टर्म क्या होगा, nth टर्म क्या होगा। ओके, तो इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है Sn - Sn-1 यानी n पदों के योगफल में n-1 पदों का योगफल घटाना है। n पदों का योगफल आपको पहले से दिया है, तो अब निकालना क्या है, n-1 पदों का योगफल। तो जहां जहां n है वहां n-1 रख दो, n-1 रखेंगे तो n-1 पदों का योगफल आ गया 1/3 गुणा n स्क्वायर -1। अब फॉर्मूले में भी मान रखेंगे, तो फॉर्मूले में मान रखा तो आपने फॉर्मूले में मान रखा तो ऐसे n पदों का योगफल, तो ये रहा आपका जो सवाल में दिया है, इसमें से n-1 पदों का योगफल घटाना, जो आपने निकाला तो घटा दिया। दोनों में 1/3 कॉमन ले लो, 1/3 हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, इस वाले में n स्क्वायर प्लस 2n बच गया, और आगे ये माइनस अंदर गुणा हुआ तो -n स्क्वायर -1, n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल, और यहाँ पर 2n - 1 ऐसे कैसे, तो 1/3 गुणा 2n - का 1 आपका इसका क्या आ गया, उत्तर आ गया। तो भाई साहब ये था आपका सवाल का सॉल्यूशन। तो सवाल आपको समझ में आ गया। अब हम आगे के हमारे कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। आपने ये तो समझ ही लिया है, ये सवाल काफ़ी अच्छा था और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी था। और ये तो कुछ नहीं है भाई साहब, जब आप PYQS यानी पिछले सालों के सवाल, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस आप करोगे, तब आपको इस चैप्टर की हकीकत पता लगेगी। बड़ा भयानक और ख़तरनाक चैप्टर है भाई, सवाल बहुत आते हैं इससे, और बनाना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन आप किससे पढ़ रहे हो, अपने विक्रम भैया से पढ़ रहे हो, इसलिए आपसे सवाल ज़रूर बनेंगे, लेकिन आपको मेहनत करनी होगी तभी सवाल बन पाएंगे। ठीक, चलिए अब अगला हमारा जो पॉइंट है, देखिए अगला आपका जो पॉइंट है इसे नोट करते हैं। AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस इन्फिनेटिव टर्म्स एडिशन यानी समांतर श्रेणी के AP के
एन एपी के अनंत पदों का योगफल, कितने पदों का, यानी अनंत, आप ये अनंत लिख सकते हो, इन्फिनिटिव या इन्फिनिटिव टर्म्स का योगफल, ठीक है, पदों का योगफल क्या होगा। ठीक है, सिंपल सा है, यहाँ से सवाल बहुत कम निकलता है बट फिर भी लिखवा देते हैं। यानी एपी के एन या अनंत, एन नहीं अब की बार अनंत है, अनंत इन्फिनिटिव टर्म्स का एडिशन या योगफल क्या होगा आपका। तो देखिए, जब आपका डी का मान क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, जब आपका समांतर श्रेणी का डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा, तब आपका जो इन्फिनिटिव पदों का योगफल है वो भी क्या होगा, आपका अनंत ही होगा। अनंत पदों का योगफल अनंत होगा, ठीक है, लेकिन d का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए। जब आपका d का वैल्यू 0 से छोटा होगा, यानी d लेस देन 0 आ रहा है, माइनस में आ रहा है, तो आपके अनंत पदों का योगफल माइनस अनंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस अनंत। तो बस यही आपका पॉइंट है और कुछ नहीं है मेरे भाई। चलिए ये आप नोट कर लीजिए। मैंने आपको अभी तक कितने पॉइंट, केवल एक पॉइंट, मैंने कहा था ना कि इस चैप्टर में हम टोटल 4 पॉइंट पढ़ने वाले हैं, मैंने अभी केवल एक पॉइंट पूरा किया है। इस एक पॉइंट में आपने क्या क्या सीखा मैं वापस रिपीट करूंगा। सबसे पहले आपने पढ़ा समांतर श्रेणी क्या होती है, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, ठीक है, समांतर श्रेणी का जनरल फॉर्म व्यापक रूप। इसके बाद एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का आपने एनवा पद nth टर्म पढ़ा। उसके अंदर अगर लास्ट टर्म आपको दे रखा हो, अंतिम पद हो, तब क्या होता है, एपी के एन पदों का योगफल यानी एन टर्म्स का एडिशन आपने पढ़ा क्या होता है। उसके अंदर भी अंतिम पद एल हो तब क्या होता है। इसके बाद में आपने क्या पढ़ा, इसके बाद में आपने क्या पढ़ा था भाई साहब, इसके बाद में समांतर श्रेणी यानी एपी के अगर एन पदों का योगफल आपको दे दे तो आप उसका डी सार्व अंतर कॉमन डिफरेंस कैसे निकालोगे, एंड आप उसका एनवा टर्म जो एनवा पद है वो कैसे निकालोगे। और अब आपने सीखा है कि एपी के अनंत पदों का योगफल क्या होता है, एंड जो इन्फिनिटिव टर्म्स का एडिशन क्या होता है, डी ग्रेटर देन 0 होने पर अनंत और डी लेस देन 0 होने पर माइनस अनंत माइनस इन्फिनिटिव। क्लियर है, यहां तक सब कुछ मौज में है, बढ़िया है। अब पॉइंट नंबर 2 की हम बात करेंगे, ठीक है, पॉइंट नंबर 2 की बात करेंगे। ये तो पहला पॉइंट था आपका, तो 2 नंबर पॉइंट की अब हम यहां पर बात करते हैं और इसको नाम दे देते हैं समांतर माध्य। इस हिंदी में इसको कहते हैं समांतर माध्य और इंग्लिश में इसको कहते हैं अर्थमेटिक मीन, और हम इसको शॉर्टकट में A.M यानी अर्थमेटिक मीन हम इसको लिखने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहली बात भाई, समांतर माध्य क्या होता है, अर्थमेटिक मीन होता क्या है आखिरकार। तो सिंपल सी बात याद रखिएगा, प्रथम पद, ठीक है, प्रथम पद व अंतिम पद, प्रथम पद व अंतिम पद के बीच की सभी संख्याएं, के बीच की सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, समांतर माध्य कहलाती हैं। प्रथम पद व अंतिम पद के बीच की सभी संख्याएं आपके क्या कहलाते हैं, समांतर माध्य। फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म्स बिटवीन्स ऑल द नंबर्स यहाँ पर क्या कहलाते हैं, अर्थमेटिक मीन कहलाते हैं। क्या बात है, अंग्रेजी उमड़ के निकल रही है ना। चलिए कोई बात नहीं, प्रथम पद व अंतिम पद के बीच की सभी संख्याएं समांतर माध्य आपके अर्थमेटिक मीन आपके कहलाते हैं। अब यहाँ पर आगे बात करते हैं, ये याद रखने लायक चीज़ नहीं है, याद रखने लायक जो चीज़ है वो अब आपको यहाँ पर मैं लिखा देता हूँ। सबसे पहला मुझे यहाँ पर बताइए, ए तथा बी, 2 संख्याएं आपको दे दे, ए तथा बी का समांतर माध्य यानी अर्थमेटिक मीन आपसे पूछे, तब कैसे निकालोगे, समांतर माध्य या A.M अर्थमेटिक मीन आप कैसे निकालोगे। तो देखो A.M बराबर होगा A + B बटा 2। क्या होगा, अगर 2 संख्याएं दे दे और आपसे उनका समांतर माध्य अर्थमेटिक मीन आपसे पूछे तो कैसे निकालोगे, दोनों संख्याओं को जोड़ दो और 2 का भाग लगा दो। क्लियर। इसके अलावा दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है, दूसरा पॉइंट और इंपॉर्टेंट, अगर आपको 2 संख्याएं ना देकर एक पूरी समांतर श्रेणी दे दे, पूरी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी आपको दे दे और कह दे कि भाई इसका हमें अर्थमेटिक मीन जो हमारा समांतर माध्य है वो बताइए, तो वो कैसे निकालोगे। तो देखिए, अगर आपकी A1
कोमा A2 कोमा A3 कोमा A4 डैश 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 AN हो का समांतर माध्य AP, ये क्या है आपकी AP, ये AP है आपकी AP का समांतर माध्य, का समांतर माध्य क्या होगा, यानी पूरी समांतर श्रेणी देकर उसका समांतर माध्य पूछे तो वो कैसे निकालोगे। तो देखिए आपका A.M यानी A अर्थमेटिक मीन क्या होगा, सभी पदों को जोड़ दीजिए, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस डैश डैश प्लस AN, सभी पदों को जोड़ दो और जितने आपके कुल पद हैं उन पदों का क्या लगा दो भाई साहब, भाग लगा दो, यानी N पद हैं तो N पदों का भाग लगा दिया। ये आपका दूसरा सूत्र है। ये दो प्यारे प्यारे छोटे छोटे सूत्र हैं, इन सभी सूत्रों को आप यहाँ पर याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं, जो आपका मन करे वो कर लीजिए, बट सारे के सारे आपके तैयार होने चाहिए। वापस सुन लीजिए, समांतर माध्य अर्थमेटिक मीन AM, हम इसको शॉर्टकट में कहते हैं। क्या होता है, फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म्स बिटवीन ऑल द नंबर्स, यहाँ पर क्या सभी प्रथम पद और अंतिम पद के बीच की सभी संख्याएं समांतर माध्य अर्थमेटिक मीन कहलाती हैं। ठीक है, अगर आपको दो संख्याएं दे दे, A और B आपको दो संख्याएं दे दे और उनका समांतर माध्य अर्थमेटिक मीन पूछे तो कैसे निकालोगे, दोनों संख्याओं को जोड़ दो और दो का भाग लगा दो। क्लियर। अगर आपसे पूरी समांतर श्रेणी देता है और उसका आपको समांतर माध्य पूछता है कि अर्थमेटिक मीन क्या होगा, तो वो कैसे निकालेंगे, तो वो आप समांतर श्रेणी के सभी पदों को जोड़ दो और समांतर श्रेणी में जितने पद हैं उतने का भाग लगा दो, यानी n पद हैं तो n का भाग, जितने पद है उतने का भाग लगा दो, आपका समांतर माध्य निकल कर आ जाएगा। क्लियर है भाई साहब। चलिए, ये आपने नोट कर लिया। अब तीसरा पॉइंट समझते हैं इसका। तो मैं 1 नंबर पॉइंट को और 2 नंबर पॉइंट को मिटा रहा हूं, नोट से नोट कर लीजिएगा या वीडियो को पॉज करके आप बैक करके नोट कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। अगला जो पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 3। ठीक है, देखिए, अगर आपको समांतर श्रेणी दे रहा है तो आप समांतर माध्य निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपसे कहे कि समांतर माध्य बनाइए या समांतर माध्य प्रविष्ट कीजिए, समांतर माध्य एनरोल कराइए, आपसे ये कह दे एंटर कराइए, तब क्या करेंगे भाई साहब। तो उसी चीज़ को अब हम तीसरे पॉइंट में समझते हैं। ठीक है, ये आपका प्यारा सा तीसरा पॉइंट है। A तथा B के बीच में, A एंड B, इसके बिटवीन, बीच में आपको N जो हमारे समांतर माध्य हैं अर्थमेटिक मीन है वो आपको एंटर करवाने हैं, आपको डालने हैं वहाँ पर। तो कैसे डालोगे, देखिए, आपको हेडिंग डाल सकते हैं आप यहाँ पर, A तथा B के बीच N समांतर माध्य प्रविष्ट करने पर। ठीक है, प्रविष्ट करने पर A एंड B बिटवीन एनरोल एंड अर्थमेटिक मीन। ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हैं इसको। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए, ये रहा आपका A और ये रहा आपका B, इसके बीच में आपने यहाँ पर डाला पहला A1 समांतर माध्य, A2 समांतर माध्य, A3 समांतर माध्य, और ऐसे करके आपने AN समांतर माध्य A और B के बीच में बैठा दिए। पहला आदमी A और दूसरा आदमी B और इसके बीच में आपने N बड़े वाले जानवर बैठा दिए भाई साहब। ठीक है, तो ये आपने बैठा दिया। अब मुझे एक बात बताओ, ये आपकी समांतर श्रेणी है, क्या है, समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन AP है। इसका मैं आपसे पूछूं यहाँ पर A1 क्या होगा, आपका प्रथम पद क्या होगा, तो A लिख दोगे। लेकिन मैं आपसे यहाँ पर, मुझे बताओ आपका ये A1 क्या है, A1 आपका प्रथम AM यानी अर्थमेटिक मीन, प्रथम जो आपका समांतर माध्य है वो है। प्रथम समांतर माध्य क्या है आपका, प्रथम समांतर माध्य क्या होगा, A1, और A1 बराबर क्या होगा, A1 इस समांतर श्रेणी का दूसरा पद है। क्या है, दूसरा पद। तो मुझे बताओ, आपने समांतर श्रेणी का व्यापक रूप पढ़ा था पहले पॉइंट में, व्यापक रूप में दूसरा पद क्या होता है, A प्लस D होता है। क्या होता है, A प्लस D होता है। तो दूसरा पद बराबर A प्लस D, यानी A1 बराबर A प्लस D। मैं ऐसे पूछूं यहाँ पर, दूसरा समांतर माध्य बराबर यानी A2 होगा, और A2 बराबर क्या होगा, A प्लस 2D होगा।
क्लियर है? यहां पर बताओ मुझे, इसका तीसरा मैं तुमसे पूछूं कि तीसरा समांतर माध्य अर्थमेटिक मीन क्या होगा, तो ये आपका होगा A3। A3 होगा समांतर माध्य, जबकि पद कौन सा है? चौथा है, पद चौथा। तो चौथा पद क्या होता है? A+3D होता है चौथा पद। अब मुझे आप सभी एक बात बताइए, यहां पर समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल क्या होता है? ठीक है, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल क्या होता है? ठीक है, ये ऐसे चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। ठीक है, तो मुझे बताइए आप n पदों का योगफल क्या होता है? an बराबर a+n-1 गुणा में d होता है। होता है नहीं होता? होता है ना भाई साहब। जब आपको अंतिम पद दिया गया हो तब क्या होता है? तब L बराबर हो जाता है सर, L बराबर हो गया। तो मुझे बताओ इस समांतर श्रेणी का अंतिम पद क्या है? B दिया हुआ है ना? हाँ बिल्कुल दिया हुआ है। तो B बराबर A का मान क्या है? A है, प्लस n-1। ठीक है, n-1 कितना? n-1 भाई, n-1 नहीं होगा। ये n क्या है? आपके समांतर श्रेणी में पदों की संख्या है। क्या है? पदों की संख्या है। इस समांतर श्रेणी में कुल पद कितने हैं? n तो आपने इसके अंदर जो समांतर माध्य है वही डाले हैं। मतलब दो आदमियों के बीच में आपने दो आदमियों के बीच में आपने n आदमी बैठा दिए, तो कुल आदमी कितने हुए? n+2। इसमें कुल पद कितने हैं? n+2 हैं। तो n की जगह n+2 -1। ठीक है, कुल पद n+2 और उनमें से 1 घटा दिया जो -1 सूत्र में है। और d का मान क्या है? ऐसे कैसे लिख दो? d नहीं पता क्या है सर? ठीक है, मुझे बताओ, मैं a को इधर भेजा तो b - a बराबर इधर क्या आ गया? बोलो क्या आ गया? इधर आएगा n+2 -1, तो 2 में से 1 गया तो +1 और गुणा में d आ गया। तो अब मुझे d का मान बताओ कि d का मान क्या आएगा? d बराबर b - a बटा n+1 आपका सूत्र निकल कर आ रहा है। ये सूत्र आप सभी को याद रखना है। बोलो हाँ। हाँ रख लेंगे साहब, रखना ही है मेरे भाई, काम आएगा, बहुत से सवालों में काम आएगा। तो मैं यहाँ पर वापस देख लीजिए, d बराबर b - a बटा n+1 आपका सूत्र आया है। क्लियर है? ये सूत्र बहुत सी जगह काम आएगा। एक बात और आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आपसे सवाल के अंदर कह दे कि आप 50 समांतर माध्य एंटर करो और मुझे 20वां समांतर माध्य बताओ, तो समांतर माध्य अर्थमेटिक जो मीन होता है, बताओ a 20 है आपका, तो a 20 बराबर क्या होगा? a+20d होगा, क्योंकि a1 बराबर a+d, a2 बराबर a+2d, a3 बराबर a+3d होगा। ठीक है, तो अगर आपसे यहां पर पूछ ले, क्या पूछ ले? nवा समांतर माध्य, nवा समांतर माध्य क्या होगा? तो लिख देना आप यहां पर, क्या लिखोगे? कैपिटल AN बराबर A+ND, ये लिख देना बस, A+ND लिख देना। क्लियर है? n का मान जो है वो रख देना। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला पॉइंट समझ में आया होगा। पिछले वाले दोनों पॉइंटों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है, प्लस भाई उनसे ज़्यादा थोड़ा टफ भी है। पकड़ने में, समझने में थोड़ा दिक्कत तो आएगा बिल्कुल, पर फिर भी तुम समझ लोगे, मुझे पता है। तुम इतने हल्के में नहीं ले रहा मैं, तुम बड़े वाले पहलवान हो तो तुम समझ जाओगे। मैं एक बार फिर वापस थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा, बस 2 घूंट पानी की ले लेता हूँ। हाँ जी, तो चलिए अब एक बार फिर वापस समझ लेते हैं। पॉइंट है आपका समांतर माध्य। समांतर माध्य के हमने 2 पॉइंट पढ़े। पहले समांतर माध्य क्या होता है, और उसके बाद हमने पढ़ा कि 2 संख्याएं अगर आपको दे दे तो उनका समांतर माध्य कैसे निकालोगे। ठीक, उसके बाद हमने पढ़ा कि अब की बार पूरी समांतर श्रेणी दे दी, उसका समांतर माध्य कैसे निकालोगे। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट हम पढ़ रहे हैं कि आपको 1 और 2 पॉइंट दिए हैं, उन दोनों पॉइंटों के बीच में n समांतर माध्य बैठाने हैं, एनरोल करवाने हैं, एंटर करवाने हैं, तो उन्हें एंटर करवा दो भाई साहब। ठीक है, मैंने a और b 2 आदमी बैठा दिए, इनके बीच में कैपिटल A1, कैपिटल A2, कैपिटल A3, कैपिटल A4 से लेकर n समांतर माध्य नाम के भाई साहब और बैठा दिए, आदमी बैठा दिए।
ठीक है, ये आपने ए और बी के बीच में A1 A2 A3 AN तक बैठा दिए सभी। मुझे बताओ ये A1 आपका क्या है, इन समांतर श्रेणी का दूसरा पद, ये आपका तीसरा पद, क्योंकि पहला पद ये, दूसरा ये, तीसरा ये, ऐसे ही तो है। तो देखो ये आपका दूसरा पद है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि प्रथम आपका समांतर माध्य क्या है। प्रथम समांतर माध्य A1 है जो आपने बैठाया है, लेकिन इस समांतर श्रेणी का कौन सा पद है, दूसरा पद। और समांतर श्रेणी AP के व्यापक रूप में दूसरा पद आपने क्या लिखा था, A+D लिखा था, यानी A+D होता है। ठीक है, आपका समांतर माध्य दूसरा क्या होगा, A2, और एक क्या होगा, A+2D, क्योंकि A+2D तीसरा पद होता है और ये इसका तीसरा पद है। क्लियर। ऐसे आपने लिखा कि समांतर माध्य आपसे कोई भी पूछ सकता है, एनवा समांतर माध्य पूछे तो कैपिटल AN बराबर A+ND हो जाएगा बस। ठीक है, 100वां समांतर माध्य तो आपका A+100D, 20वां A+20D, 40वां A+40D। क्लियर हो गया। ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि AP का n पदों का nवा पद क्या होता है, A+n-1 इंटू डी, और अंतिम पद दिया हो तब L बराबर A+n-1 इंटू डी। इस समांतर श्रेणी का अंतिम पद B है जो लिखा गया है, क्योंकि पहला आदमी और दूसरा आदमी आपको दिया है, उनके बीच में बैठाने हैं। तो आपको पता है ना कि आखिरी में कौन बैठा है, जो आपने पहला और दूसरा जो दिया था उन्हीं के बीच में बैठेंगे। तो ये वाला भाई साहब आखिरी आदमी है, तो आखिरी पद लास्ट टर्म L है आपका। L की जगह B, A की पहला पद A ऐसे की ऐसे, प्लस N+2 कैसे आया। अरे भाई पहला और दूसरा दो आदमियों के बीच में 100 आदमी बैठाओगे तो 102 कुल आदमी होंगे। दो आदमियों के बीच में n आदमी बैठाए हैं, तो n तो बीच के प्लस 2 ये वाले, तो n+2 आदमी n की जगह, -1 गुणा में D ऐसे कैसे। तो D का मान आ गया B-A बटा n+1। उम्मीद है समझ में आ गया, नोट कर लिया होगा। नहीं किया है तो कर लीजिएगा, नोट से कर लीजिएगा, या वीडियो को यहीं पर आप पॉज करके रोक करके नोट्स कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं, आपकी मर्जी। मैं आगे बढ़ता हूं अब इसके अंदर। ठीक है, मैं अब इसके अंदर थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं। चलिए, यहां पर आपने अभी सीख लिया है, क्या सीखा है भाई साहब, आपने अभी यहां पर सीखा कि D का मान कैसे निकालते हैं। ओके, अब मैं आप सबको एक सवाल देता हूं, सवाल करेंगे तभी तो थोड़ा सा मजा आएगा। ठीक है, सवाल करेंगे तभी थोड़ा समझ आएगा, लेकिन सवाल देने से पहले आपको एक छोटा सा एक पॉइंट और लिखवा देता हूं जिससे थोड़ा और मजा आ जाए। ठीक है, चलिए तो चलिए सर ये भी आप हमें लिखवा दीजिए। तो देखिए यहाँ पर अगला जो पॉइंट है आपका, ए तथा बी के मध्य, ए तथा बी के मध्य, ए भाई साहब और बी भाई साहब के बीच में आपने जो n समांतर माध्य बैठाए हैं, जो प्रविष्ट करवाए हैं, जो एनरोल करवाए हैं, ए तथा बी के मध्य n समांतर माध्यों यानी A.M का योगफल क्या होगा, का योगफल यानी उनका सम एडिशन क्या होगा, वो कैसे निकालोगे। तो ये आप कैसे निकालने वाले हो इसको देख लीजिए अच्छे से। सूत्र क्या होता है भाई साहब, n/2। देखिए मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। A और B ये दो पद हैं, इनके बीच में आपने A1 A2 A3 ऐसे कर करके AN बैठाए हैं। ठीक है, चलिए समांतर, जब अंतिम पद दिया गया हो तब n पदों का योगफल क्या होता है। अंतिम पद दिया गया हो तब n, अंतिम पद दिया गया हो तब क्या होता है भाई साहब, L/Sn बराबर n/2 कोष्टक A+L होता है, नहीं होता, बोलो होता है सर, बिल्कुल होता है। तो आप यहां पर n पदों का योगफल आपसे पूछ रहा है, तो n/2 ऐसे की ऐसे, कोष्टक A का मान क्या है, A है, और अंतिम पद क्या है, B है। तो n/2 गुणा A+B आपका ये यहां पर सूत्र हो जाएगा, ये वाला सूत्र हो जाएगा बस। A तथा B के बीच में प्रविष्ट कराए गए, हाँ भाई अभी लाइट चला गया है बट फिर भी आप मुझे देख पा रहे हैं थोड़ा सा। चलिए मैं यही कह रहा था, A तथा B के बीच में, मैं थोड़ा सा लाइट एक और ऑन कर देता हूं। ठीक है,
थोड़ा सा मैंने छोटा वाला लाइट ऑन किया है क्योंकि मैं क्लास को बीच में खराब नहीं करना चाहता। तो ए तथा बी के बीच में एन समांतर माध्य जो आपको प्रविष्ट करे हैं, आपने जो दिए गए हैं, जो डाले हैं, उनका योगफल कैसे निकालोगे उसका सूत्र आपने लिख लिया। एस एन बराबर एन बट्टा 2 इंटू ए प्लस बी, यानी प्रथम पद और अंतिम पद को जोड़ दो और एन बट्टा 2 लगा दो, बस। ठीक है, क्लियर है? तो आपको यहाँ तक ये समझ में आ गया होगा। ओके, तो ठीक है, चलिए अब हम सवाल करने वाले हैं। तो तब तक आप एक बार फटाफट सारी चीज़ों को रिवीजन कर लीजिए और फिर हम सवाल को कर। हाँ जी, तो आप इसको समझ तो गए होंगे कि ए तथा बी के मध्य अगर एन समांतर माध्य आपको दिए हैं और आपको उनका योगफल पूछे, एडिशन पूछे, तो कैसे निकालोगे? प्रथम पद और अंतिम पद को जोड़ना है। जब हमें अंतिम पद दिया होता है तो कौन सा सूत्र लगता है ये भी आपको पता है। तो एस एन बराबर एन बटा 2 इंटू ए प्लस बी, आपका ये सूत्र हो जाएगा और इससे सवाल भी बनेंगे। अब मैं आपको करवाने वाला हूं सवाल, तो कॉपी पेन उठाओ, अब सवाल पर बौछार करने वाले हैं हमारे लठ वो जो भी है। चलिए लेके लगते हैं, शुरू करते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, अब सवालों की बारी है मेरे भाई। अब सवालों के लिए तुम तैयार रहो, क्योंकि जब तक तुम सवाल नहीं करोगे तब तक तुम्हें चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि सवाल ही हमें बताएंगे कि किस फॉर्मूले को कहाँ कैसे अप्लाई हमें करना है। तो सवाल मैं आप सबके सामने यहाँ पर लिखने वाला हूँ। पहला सवाल आप सबके सामने, पहला सवाल है 17 तथा 35 का समांतर माध्य। 17 तथा 35 का समांतर माध्य, 35 का समांतर माध्य, अर्थमेटिक मीन आपको बताना है क्या होगा। बोलो क्या होता है? a प्लस बी बटा 2 होता है। निकाल लो इसका। चलिए सेकंड सवाल हम बताते हैं। सेकंड सवाल क्या है, नोट कीजिए। सेकंड सवाल है आपके लिए 1 2 3 4 5 n का समांतर माध्य। 1 2 3 4 5 और ये यहाँ तक जा रहा है n तक। इसका आपको क्या बताना है? समांतर माध्य का समांतर माध्य का समांतर माध्य। ठीक है भाई, ये एपी है, आपकी समांतर श्रेणी है। श्रेणी दी गई हो तो उसका कैसे करते हैं? a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डैश 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 an जोड़ दो, जितने पद हैं उनका भाग लगा दो, सारे पदों को जोड़ दो और n पदों का योगफल क्या होता है? क्या होता है भाई साहब? n गुणा n प्लस 1। ठीक है, n इंटू n प्लस 1 बटा 2 होता है ऊपर वालों का। या फिर आप निकालेंगे nवा पद क्या होता है? nवा पद क्या होता है भाई? nवा पद होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और n पदों का योगफल n बटा 2 गुणा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। इस समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल निकालो और वो योगफल यहाँ रख देना और बटा में n काट पीट कर इसका उत्तर निकाल लेना। तीसरा सवाल आप सबके लिए, तीसरा सवाल है 28 तथा 10 के मध्य 11 समांतर माध्य प्रविष्ट करो और 7वां समांतर माध्य बताओ। 11, ठीक है, 28 तथा 10, 28 तथा 10 ये संख्याएं हैं तुम्हारी के मध्य 11 समांतर माध्य, 11 समांतर माध्य प्रविष्ट करो, यानी डालो, प्रविष्ट करो तथा 7वां समांतर माध्य बताओ। 7वां समांतर माध्य बताओ। ये सवाल है आपका प्यारा सा। तो कैसे करना है बोलो मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे दोस्त, बोलो जल्दी कैसे करना है। सर ये हो गया 28 और ये हो गया भाई साहब 10। इसके बीच में आपने a1 a2 a3 और ऐसे रख दिया आपने a11, 11 समांतर माध्य रख दिए। ठीक है, मुझे बताओ इसके अंदर आपका d बराबर क्या होगा? d बराबर होता है हमारा b माइनस a बटा n प्लस 1। यही होता है क्या? n प्लस 1, बिल्कुल यही होता है। तो बताओ d बराबर b का मान कितना है? 10 है, माइनस a का मान 28 है, बटा n का मान कितना है? कितने समांतर माध्य आपने यहाँ पर रखे हैं? बोलो कितने? सर हमने तो 11 रखे हैं, तो 11 और 1 12। ठीक है, तो यहाँ से आ गया 28 में से 10 में से 28 गया तो माइनस का 18 बटे 12। ये आपका मान आ गया d का। तो अब d का मान रख दो यहाँ पर। कहाँ पर? 7वां समांतर माध्य पूछा है। a7 बराबर क्या होगा? a प्लस 7d। a का मान 28 प्लस 7 गुणा माइनस 18 बटे 12। इस वाले को सोल्व कर लेना, उत्तर आपका निकल कर आ जाएगा।
क्लियर। एक सवाल और है आपके लिए, तो वो सवाल मैं और आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर लिख देता हूँ। चलिए ऊपर वाले को साफ करते हैं और नया सवाल अब लिख लेते हैं। सवाल बनाने सारे हैं, मैं तरीका सभी सवालों का बता रहा हूँ, तो एक एक सवाल को आप कोशिश करो, एक एक सवाल को आप बनाओ। अगला सवाल है 1 तथा 199। सवाल है 1 तथा 199 के मध्य 30 समांतर माध्यों का योगफल, के मध्य 30 समांतर माध्यों का योगफल क्या होगा, ए तथा बी के मध्य n समांतर माध्यों का योगफल क्या होता है, Sn बराबर n/2 कोष्टक a प्लस b होता है, सूत्र लिखाया है। तो बताओ क्या होगा, 30 पदों का यानी 30/2, ए का मान 1 प्लस 199 कितना हो गया, 15 गुणा 200, बोलो 30, इसका आ गया, ये आ गया आपका 3000, उत्तर आ गया कितना, 3000। तो मेरे भाई मैंने आपके सारे सवाल आपको करवा दिए हैं। मैंने कहा था कि 4 पॉइंट पढ़ाऊंगा, 2 पॉइंट आपके खत्म हो गए हैं। अब तीसरा पॉइंट शुरू करते हैं और फिर चौथा पॉइंट। तीसरा पॉइंट छोटा सा और बिल्कुल प्यारा सा है, ठीक है। तो आप सब इसको नोट कर ले, मैं इसको साफ कर रहा हूँ। सवालों को जरूर नोट करें और खुद भी करने की कोशिश करें। जब तक आप खुद सवालों को नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला, तब तक कुछ नहीं बदलेगा। जब आप बदलेंगे, आप खुद सवालों को करेंगे, मेहनत करेंगे, तो सब कुछ बदलेगा, ठीक है। तो चलिए मैं इसको साफ कर देता हूँ। आपके ये सारे सवाल ऐसे कि ऐसे आपकी PDF में भी दिए गए हैं, नोट्स वाली PDF में, तो वहाँ पर भी आप इसको कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए अब हम हमारे पॉइंट नंबर 3 के बारे में बात करेंगे कि तीसरा पॉइंट क्या है। ओके, हाँ तो मेरे पहलवान चलिए शुरू करते हैं पॉइंट नंबर 3 को, कि पॉइंट नंबर 3 क्या है। तो पॉइंट नंबर 3 आप यहाँ पर लगा सकते हैं, AP क्या है आपकी, समांतर श्रेणी। AP समांतर श्रेणी में संख्याएं मानना, में संख्याएं मानना। अब मेरे भाई देखो ये ज़रूरत क्यों पड़ी, देखो आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो भाई वो गणित है, और गणित के अंदर हमें मानना पड़ता है बहुत सी बार। तो इस चैप्टर में भी हमें संख्याएं माननी पड़ेंगी। तो जहाँ हमें संख्याएं माननी पड़ेंगी वहाँ पर इस चैप्टर में हम क्या क्या संख्याएं मानेंगे उस चीज़ की बात करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब देखिए, सबसे पहले अगर आपको 3 संख्याएं माननी हो, 3 संख्याएं मानना, अगर 3 संख्याएं मानने की ज़रूरत हो आपको, तो आप वो 3 संख्याएं कौन कौन सी यहाँ पर मानने वाले हैं याद रखिए। आप अगर ये संख्याएं मानेंगे तो कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी, ठीक है। पहली संख्या है आपकी a-d, दूसरी है a, तीसरी है a+d। देखिए पहली संख्या a-d, दूसरी संख्या a, तीसरी a+d, आप ये संख्याएं मानिए, ठीक है। जब आप इनको आपस में जोड़ेंगे तो आसान हो जाएगा, समझ गए मेरी बात को। अगर आपको कहे कि आपको 4 संख्याएं माननी है, कितनी संख्याएं, 4 संख्याएं आपको यहाँ पर माननी है, तो वो 4 संख्याएं कौन कौन सी मानोगे, a-3d, a-d, a+3d और a+d। ये 4 संख्याएं आप यहाँ पर मान सकते हो। चलिए ऐसे लिख देता हूँ, a+d एंड a+3d, ये 4 संख्याएं आप यहाँ पर मानोगे, ठीक है। जब भी इस चैप्टर में संख्याएं मानने की ज़रूरत पड़े इनमें से मानो, बेस्ट रहेगा, कैलकुलेशन आसान होगी। अगर आपसे कह दे भाई साहब कि 5 संख्याएं मानो, कितनी, 5 संख्याएं, तो वो कौन कौन सी मानोगे, वो मानोगे a-2d, a-d, a+d और a+2d, ये संख्याएं। और देखो 5 से ज़्यादा संख्याएं मानने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इससे ज़्यादा संख्याएं वो कभी नहीं माननी पड़ती। फिर तो ABCDEFGH पूरी ABCD पढ़ी है भाई, 26 अक्षर की, जो मन करे वो मान लो, ठीक है। चलिए तो बहुत बढ़िया, ये 3 संख्याएं, यानी जब भी आपको कभी भी समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में संख्याएं माननी पड़े तब आप कौन कौन सी संख्याएं मानेंगे। अगर 3 संख्याएं माननी पड़े तो a-d, a+d। जब 4 संख्याएं माननी हो तो a-3d, a-d, a+d, a+3d, और 5 माननी हो तो ये मानेंगे। क्लियर। अब बात करते हैं सवाल की। तभी तो मैं कह रहा था कि तीसरा पॉइंट बहुत छोटा सा है, यही पॉइंट है तीसरा, और बहुत बढ़िया ज़बरदस्त है। तो चलिए अब सवाल की बात करते हैं।
सवाल क्या है आपके लिए, देखिए सवाल मैं आप सबके लिए यहाँ पर नोट कर देता हूँ और सवाल को करेंगे तो और समझ में आ जाएगा कि कैसे क्या करते हैं। एपी सवाल है आपके लिए, एपी की 3 संख्याएं ज्ञात कीजिए। एपी की 3 संख्याएं ज्ञात कीजिए। ज्ञात करो भाई साहब 3 संख्याएं जिनका योगफल, क्या कह रहा है, जिनका योगफल यानी सम एडिशन, योगफल कितना है आपका, योगफल दिया गया है आपको यहाँ पर 21, कितना 21, तथा आपका जो गुणनफल है, क्या गुणनफल 231 है, कितना है 231 है। ये आपका छोटा सा प्यारा सा एक सवाल है। इस सवाल को बनाने के बाद तीसरे पॉइंट का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तो चलिए समझ लेते हैं। 3 संख्याएं हमने माना कि a माइनस डी, a और a प्लस डी 3 संख्याएं हमने मान ली। तीनों का योग a माइनस डी प्लस a प्लस डी तीनों को जोड़ दिया और तीनों का योगफल कितना है भाई 21 दिया गया है। d से d कट गया तो कितना आ गया 3a, तो a बराबर 21, तो यहाँ से a बराबर आ गया 21/3, 3 पंजू 15, 3 6 18 और 3 संत्यु 21, तो a का मान आ गया 7। यहाँ पर आपका a बराबर 7 आ गया है। अब आपसे कह रहा है कि इनका गुणनफल कितना है आपका, इनका गुणनफल है आपका, क्या है भाई गुणनफल, गुणनफल a गुणा a माइनस डी गुणा a प्लस डी, तीनों का गुणनफल आपको दिया गया है 231। अरे भाई a का मान तो पता ही चल गया ना, तो इसमें गुणा में जहाँ जहाँ a है वहाँ a लिख दो। तो आप क्या लिखोगे, आपका 3 गुणा a का मान कितना है 7 है, तो मैं 7 लिखता हूँ यहाँ पर। 7 गुणा 7 माइनस डी गुणा 7 प्लस का d बराबर 231। ये जो गुणा में 7 है मैं इसको उधर बटा में भेज दूँ, 231 में 7 का भाग दो कितना आएगा, तो 231 में 7 का भाग दिया तो 7 माइनस डी गुणा 7 प्लस का d बराबर 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 दूनी 14, 7 तिया 21 बच गया 2 और 7 तिया 21 कितना आ गया भाई 33 आ गया। a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 माइनस बी का स्क्वायर d स्क्वायर बराबर 33। इसको इधर लेके d को उधर ले जाओ, d स्क्वायर बराबर कितना हो गया 49 माइनस 33, तो d स्क्वायर बराबर 7 और 9, 7 और 9 कितना होता है भाई 16 हो गया 16, तो d बराबर आ गया प्लस माइनस का 4, d बराबर प्लस माइनस का 4 आ गया है आपका। अब आप यहाँ पर रखेंगे a का मान आप रखेंगे यहाँ पर 7 और d का मान प्लस माइनस का 4। अब भाई प्लस माइनस दोनों को चेक करना पड़ेगा, समझ रहे हो, +4 और -4 दोनों को रख कर देखो। a का मान यहाँ पर पहली संख्या 7 हो गई, अगर +4 लेते हो तो यहाँ 7 प्लस 7 में से 4 घटाओ, 7 में से 4 घटाया तो कितना आ गया आपका 3 आ गया। 7 प्लस 4, 7 में से 4 और जोड़ दो, 7 और 4 कितना हो गया 11 हो गया। क्या तीनों का योगफल 21 हो रहा है, क्या तीनों संख्याओं का योगफल 21 है। देखो 11 और 7 कितना हो गया, 11 और 7 आपका 18, 18 और 3 21 हो गया, बिल्कुल क्लियर है। लेकिन जब आप यहाँ पर माइनस के 4 लेते हो तो माइनस के 4 लोगे तब क्या होगा, इसका मान 7, ठीक है, 7 प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 11, ठीक है, यहाँ पर 11 हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -4 बिल्कुल भी उत्तर नहीं आएगा डी का, तो 4 ही लेना पड़ेगा। ओके, उम्मीद है कि तीसरा पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा और इस सवाल को आपको दोबारा अपनी रफ कॉपी में एक बार नोट करके कर लेना है। जब तक तुम खुद इस सवाल को नहीं बनाओगे, नहीं करोगे, तब तक कुछ भी नहीं होने वाला है मेरे भाई। ओके, तो चलिए अब मैं अगले पॉइंट, हमारे लास्ट पॉइंट नंबर 4 की ओर चल रहा हूं। इसको साफ कर देता हूं, फिर हम हमारे आज के लास्ट पॉइंट को करेंगे। चौथा पॉइंट है हमारी इस क्लास का, यानी समांतर श्रेणी का लास्ट पॉइंट है, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का लास्ट पॉइंट है, और इसको हम लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, या फिर एपी समांतर श्रेणी के गुणधर्म आप यहाँ पर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, गुणधर्म आप यहाँ पर लिख सकते हैं।
PROPERTIES, प्रॉपर्टीज। चलिए, एक नंबर गुणधर्म आप यहां पर लिखेंगे, समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद में, समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी के एवरी टर्म में, प्रत्येक पद में अगर आप कोई संख्या जोड़ते हैं, एक फिक्स एक निश्चित संख्या अगर आप सभी पदों में जोड़ते हैं या सभी पदों में घटाते हैं, तो उस समांतर जो नई समांतर श्रेणी आपकी बनती है जोड़ने या घटाने पर, उसका जो सार्व अंतर कॉमन डिफरेंस होता है वो वही होगा जो पुराने वाली का था। समझ में आ गया? यानी किसी समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर या घटाने पर प्राप्त नई समांतर श्रेणी का सार्व अंतर कॉमन डिफरेंस वही होगा जो पुरानी समांतर श्रेणी का था। पहला पॉइंट क्लियर। चलिए, दूसरा पॉइंट आप यहां पर समझते हैं। दूसरा जो पॉइंट है आपका, अगर आपको कभी दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए, एपी समांतर श्रेणी का, एपी यानी पीवा पद, समांतर श्रेणी का पीवा पद आपको क्यू दे दिया जाए, एंड क्यूवा पद, ये देखो हमारा क्या होता है, एनवा पद एन होता है, तो मैंने कहा आपका पीवा पद क्या है, क्यू, और क्यूवा पद आपका क्या है, पी। अगर आपका पीवा पद क्यू तथा क्यूवा पद अगर आपका पी हो, तो भाई साहब आप यहां पर तब हो, तब मुझे बताइए P प्लस क्यूवा पद क्या होगा। ये प्रॉपर्टी है भाई, गुणधर्म है। P प्लस क्यूवा पद आपका क्या होगा, क्या होगा, जीरो होगा, याद कर लेना। P प्लस क्यूवा पद आपका क्या होगा, जीरो होगा। एंड अगर आपसे एनवा पद पूछे तो, कि एनवा पद क्या होगा, एंड अगर आपसे एनवा पद पूछे तो P प्लस क्यू में से एक घटा दो, P प्लस क्यू माइनस एक, आपका ये होगा इसका क्या, एनवा पद। तो ये वाला पॉइंट याद रखिएगा। अगर समांतर श्रेणी का एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पीवा पद क्यू और क्यूवा पद P हो, तब P प्लस क्यूवा पद क्या होगा, जीरो, और एनवा पद P प्लस क्यू माइनस 1 होगा। क्लियर यहां तक? चलिए, प्रॉपर्टी नंबर 3 नोट करते हैं। टोटल ज्यादा प्रॉपर्टी नहीं है, 5 ही प्रॉपर्टी है। पहली प्रॉपर्टी समझ में आ गई, दूसरी प्रॉपर्टी ये रही। अब जो तीसरी प्रॉपर्टी है आपकी, उस प्रॉपर्टी को समझते हैं। ठीक है, यदि आपको क्या दिया गया है, पीवा पद, क्या दिया गया है, यदि आपका पीवा पद ए ऑफ पी, पीवा पद क्या है, 1/q है, क्या है, 1/q है, एंड तथा आपका जो क्यूवा पद है वो 1/p है। पीवा पद 1/q और क्यूवा पद 1/p। ठीक है, अगर ये है, ये हो, तब अगर ये आपका हो, तब आपसे यहां पर पूछ रहा है मेरे भाई, क्या पूछ रहा है कि पी क्यूवा पद क्या होगा, पी क्यूवा पद क्या होगा। अगर आपसे ये पूछे तो ये क्या होगा आपका, 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। छोटी छोटी प्रॉपर्टी है, बहुत सी बार एयरफोर्स और नेवी के अंदर तो सीधी प्रॉपर्टी ऐसी कैसे पूछी गई है, समझ रहे हो। और ये प्रॉपर्टी बस सिंपल सी ऐसे आपको जैसी है ना वैसी की वैसी याद रखनी है और कुछ नहीं करना इनके अंदर, बस इतना याद रखो। ठीक है, तो पी क्यूवा पद क्या होगा आपका, 1 होगा। और इसके अलावा अगर आपसे पी क्यू पदों का योगफल पूछ ले कि पी क्यू पदों का योगफल क्या होगा, तो क्या होगा आपका, 1/2 पी क्यू प्लस 1 होगा। क्या होगा, 1/2 गुणा पी क्यू प्लस 1 होगा। ये आपके पी क्यू पदों का योगफल होगा। तो बोलो प्रॉपर्टी 3 क्लियर है? हाँ भैया बिल्कुल क्लियर है। तो भाई मेरे याद हो जानी चाहिए सारी प्रॉपर्टी ऐसे कैसे। 2 प्रॉपर्टी और बाकी है छोटी छोटी, वो भी मैं लिखवा देता हूँ। तो चलिए मैं प्रॉपर्टी नंबर 2 और 3 को अब साफ कर रहा हूँ, नोट कर लेना। नोट से नोट करो या वीडियो से नोट करो, तुम्हारी मर्जी है। चाहो तो नोट्स के प्रिंट आउट निकलवा सकते हो, लेकिन जब तक तुम खुद नहीं लिखोगे अपने हाथ से तब तक तुम्हें वो पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा, वो फील नहीं आएगा। तो फील आना चाहिए पढ़ने में। ओके, तो चलिए प्रॉपर्टी नंबर हम 4 की बात करेंगे। अब 3 प्रॉपर्टी मैंने पढ़ा दी, जिनमें से पहली तो बिल्कुल घनचक्कर है, मतलब कोई काम की नहीं है। काम की तो है लेकिन याद वैसे अपने आप हो जाती है, आसान है। प्रॉपर्टी नंबर 4 की बात करते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 4 कह रहा है, यदि आपसे कहा है कि P पदों का योगफल, P पदों का योगफल आपका Q है। अब की बार पीवा पद नहीं है, P पदों का योगफल Q है, एंड तथा Q पदों का योगफल आपका P हो, तो अब की बार योगफल दिया है कि P पदों का योगफल Q है तथा Q पदों का योगफल आपका P है। तो आपसे पूछ रहा है कि P प्लस Q पदों का योगफल आपका क्या होने वाला है। P प्लस Q पदों का योगफल क्या होगा मेरे भाई, बोलो।
माइनस पी प्लस क्यू आपका ये होगा। ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर 4 हो गई। ठीक, प्रॉपर्टी नंबर 5 आपकी लास्ट एंड फाइनल है। इसके बाद आपका समांतर श्रेणी की थ्योरी पूरी खत्म हो जाएगी। आखिरी का पॉइंट है आपका, क्या है? पी पदों का योगफल क्यू और क्यू पदों का योगफल आपका पी हो। ठीक है, हाँ भाई, पी पदों का योगफल, एपी के पी पदों का योगफल क्यू तथा, देखिए इस पॉइंट में थोड़ा सा आपका कंफ्यूजन हो सकता है। एपी के पी पदों का योगफल क्यू पदों के योगफल के बराबर हो। क्या हो? बराबर हो। सिंपल है, थोड़ा सा मैं ही थोड़ा कंफ्यूज हो गया, कोई बात नहीं। देखिए आपसे कह रहा है कि यदि एपी के पी पदों का योगफल, पी पदों का योगफल, पी पदों का जो योगफल है, योगफल क्यू पदों के योगफल, क्यू पदों के योगफल, क्यू पदों के योगफल के बराबर हो, तब भाई इसका क्या मतलब है? भाई इसका मतलब साफ और सुथरा सिंपल सा मतलब है, ये रहा आपके पी पदों का योगफल, ये किसके बराबर है? बराबर है एस ऑफ क्यू, यानी क्यू पदों के योगफल के बराबर तब हो। तब आपको बताना है कि यहाँ पर पी प्लस क्यू पदों का योगफल क्या होगा। तब P प्लस क्यू पदों का योगफल आपका क्या होगा? पिछले पॉइंट के अंदर वापस देखिए, P पदों का योगफल Q और Q पदों का योगफल P था, इसलिए P प्लस क्यू पदों का योगफल माइनस P प्लस क्यू था। लेकिन अब की बार दोनों का योगफल बराबर दिया गया है, इसीलिए आपका P प्लस क्यू पदों का योगफल 0 आ जाएगा। ये जो 4 प्रॉपर्टी है आखिरी की, ये चारों प्रॉपर्टी भाई साहब कंफ्यूज कर सकती हैं, आपके दिमाग के तोते उड़ा सकती हैं। तो अपने तोतों को जरा थोड़ा बचा कर रखो, संभाल कर रखो और प्रॉपर्टीज को थोड़ा सा समझ लेना। समझना क्या है भाई? याद कर लेना है। मैं वापस रिपीट करता हूं। प्रॉपर्टी नंबर 1 कहती है कि किसी समांतर श्रेणी एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के सभी पदों में अगर कोई निश्चित संख्या जोड़ी या घटाई जाती है तो प्राप्त नई श्रेणी जो एपी होती है उसका कॉमन डिफरेंस सार्व अंतर वही होगा जो पुरानी वाली का था। क्लियर है? दूसरी प्रॉपर्टी आपसे कहती है कि यदि किसी समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी के का पीवा पद क्यू है और क्यूवा पद आपका पी है तो आपका पी प्लस क्यूवा पद क्या होगा? 0 होगा। पी प्लस क्यूवा पद आपका 0 होगा और आपका एनवा पद क्या होगा? पी प्लस क्यू माइनस एन हो जाएगा। ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी कहती है आपसे कि आपका समांतर श्रेणी एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पीवा पद 1/q और क्यूवा पद 1/p है अब की बार। तो बताइए यहां पर आपका पी क्यूवा पद क्या होगा? 1 होगा। पी क्यूवा पद पूछा है, योगफल नहीं, पद 1 होगा। एंड आपका पी क्यू पदों का योगफल क्या होगा? 1/2 पी क्यू प्लस 1 हो जाएगा। ठीक। चौथी प्रॉपर्टी योगफल पे आ गई। P पदों का योगफल Q है, Q पदों का योगफल P है, तो बताइए P प्लस Q पदों का योगफल, P प्लस Q पदों का योगफल माइनस P प्लस Q हो जाएगा। अब कह रहा है 5वें में कि P पदों का योगफल बराबर है Q पदों के योगफल के, तो आपका P प्लस Q पदों का योगफल क्या होगा? 0 होगा। ये आपकी 5 प्रॉपर्टी प्यारी प्यारी। और इसी के साथ आपका चैप्टर समांतर श्रेणी यानी जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी है इसकी थ्योरी कंप्लीट होती है। इस पूरे लेक्चर को आपने एंजॉय किया होगा बढ़िया से। मैंने काफ़ी अपना टाइम देकर इसे मेहनत करके बनाया है। अगर आप इसको मेहनत को सफल बना पाएंगे तभी मज़ा आएगा मेरे भाई। पूरे लेक्चर को अच्छे से देखें, एक एक चीज़ को समझें और फिर उसको नोट करें। मैंने समझाने के लिए बीच बीच में कुछ एग्जाम्पल भी करवाए हैं। ठीक है। एग्जाम्पल करने के बाद आपको समझ में आया कि कैसे हमें इन्हें करना है। अगले लेक्चर में हम जीपी गुणोत्तर श्रेणी की बात करेंगे, क्योंकि पूरा चैप्टर तो एपी जीपी एचपी तीनों को मिलाकर बनेगा, तो तीनों को पढ़ना जरूरी है। तीनों को पढ़ने के बाद हम सवाल पर जाएंगे, फिर हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन करेंगे। लेकिन डायरेक्ट PYQS पर कूदने से पहले मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा कि आप देखो, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस जो करेगा वो उतना बढ़िया, उतना मजबूत बनेगा। मेरा तो यही मानना है, क्योंकि हीरा कहाँ पाया जाता है भाई? कोयले के अंदर, मतलब कोयले के नीचे पाया जाता है, गहराई में पाया जाता है। तो आप जितना डीपली उतरोगे उतना बेहतरीन आप बनते जाओगे।
ठीक है, तो आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहे प्रैक्टिस करें। आप 10th की बुक से एपी की प्रैक्टिस कर सकते हो, अकेली एपी की। आप 11th की बुक से कर सकते हो, आप 12th में तो नहीं है, 11th में ही है। आप कोई भी बुक अदर ले सकते हो, वहाँ से आपके छोटे छोटे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, वो बहुत है। इसके अलावा आप थोड़े आसान एयरफोर्स लेवल के सवाल करिए, आप नेवी के लेवल के सवाल करिए, और उसके बाद आप एनडीए का, और अगर आप एयरफोर्स नेवी वाले हैं तो एनडीए के वाले आप ट्राई कर सकते हो लेवल बढ़ाने के लिए। एनडीए वालों को तो भाई एनडीए वाले करने ही करने हैं, और पीवाईक्यूएस सबसे ज़्यादा। आपको जहाँ कहीं से भी एयरफोर्स नेवी एनडीए पीवाईक्यूएस मिले, भाई करो, फोड़ो उनको, तभी सक्सेसफुल हो सकते हो, तभी चैप्टर में सवाल गलत आपके कम से कम होंगे। तो उम्मीद है कि आप सबने इनको नोट कर लिया होगा, समझ लिया होगा, और फिर हम मिलेंगे हमारे अगले चैप्टर के अंदर या इसके अगले पार्ट के अंदर। और जैसा मैंने कहा था कि आपके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान होनी चाहिए, दिल में जलती हुई चिंगारी होनी चाहिए, आपके हाथ में पेन और कॉपी होगी, तो आपको कोई नहीं रोक सकता आपके सपने को पूरा करने के लिए, आपके लक्ष्य तक पहुंचने तक। तो इसी के साथ आप सबको मेरी ओर से जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। फिर मिलेंगे अगले लेक्चर के अंदर।